गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार स्वागत आप लोगों का। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, और इसके तहत हमने पढ़ लिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, इसे भारत का दुर्भाग्यपूर्ण कहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब स्वतंत्रता हमें मिलने ही वाली है। और अचानक से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कब स्थगित कर दिया गया? 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। कहां पर थे तब गांधी जी? 12 फरवरी को बारदोली। कहां से स्थगन की घोषणा की थी इसकी? बारदोली से। ये क्वेश्चन भी बनता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। बारदोली से उन्होंने इसके स्थगन की घोषणा की थी। और उसके बाद में उन्होंने कई राष्ट्रवादी नेता जो थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया। तो गांधी जी ने सोचा था कि कुछ रचनात्मक कार्यक्रम चलने देगा। भाई हम असहयोग कर रहे हैं सरकार हमसे खुश नहीं है, तो अब क्या करें, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको चलने देते हैं। और रचनात्मक कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय शिक्षा वाला है, वो स्वदेशी वाला बहिष्कार को खत्म कर देते, स्वदेशी हम चलने देते, ऐसे कुछ रचनात्मक कार्यक्रम वो कर रहे थे। और देखा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया। लेकिन बीमार होने के कारण उन्हें 1924 में फिर से रिहा कर दिया गया। और उसी बीच देखते हैं तो कांग्रेस ने पहले बोल दिया था असहयोग मतलब चुनाव का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार। तो कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, सरकार का हिस्सा बनकर सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना चाहते थे। इसलिए 1923 में जबलपुर में जो है CR दास, क्या नाम? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जो है वो स्वराज दल की स्थापना कर ली 1923 में। और चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। सफलता भी मिली इनको। 102 में से कितनी? 42 सीटें इनको मिली। अच्छी सफलता थी। और धीरे धीरे वो अपना काम करते जा रहे थे। लेकिन 1925 में क्या हुआ? चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई। 26 में चुनाव हुए और चुनाव में इनको असफलता मिली। पंजाब में चुनाव हार गए, असफलता मिली है। जो पंजाब इनका गढ़ था, तो पंजाब में इनको हार मिली। तो इसे क्या बोला गया? स्वराज दल पर संकट। और धीरे धीरे स्वराज दल अपने आप ही खत्म हो गया। भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा अपन ने। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। क्या थी इसकी खासियत? एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि हर 10 साल के बाद में क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे कि ये जो अधिनियम है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल है, ये इसकी समीक्षा होना था। लागू ये भले ही 1921 में हुआ, लेकिन समीक्षा कब करना था? 10 साल बाद। तो इस हिसाब से कब समीक्षा होना था? 1929 में। लेकिन 1929 में वहां पर होने वाले थे चुनाव। वहां पर क्या होने वाले थे? चुनाव। और बहुत से भारतीय थे जो ब्रिटेन में भी रहते थे। कुछ ब्रिटिशर्स थे जो भारत के लोगों के हिमायती थे। दया करना, लोगों का स्वभाव होता है दया करना, लोगों के दुख को देखकर दुखी हो जाना। हम फिल्म देखते हैं, वहां कोई दुखी होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे भारत की घटनाएं जब वहां के अखबारों में, समाचारों में प्रकाशित होती थी, तो उनको भी लगता था कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो क्या भारतीयों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, ऐसा लगता होगा। या लोगों को लगे न लगे, राजनीतिज्ञों को जो चुनाव लड़ रहे थे उनको तो लगता था कि कहीं हमारी कोई नीति गलत न हो रही हो, हमारे यहाँ के लोग नाराज न हो रहे हो, चुनाव में हमें वोट देंगे या नहीं। तो इसलिए क्या कर देते हैं? जैसे हमारी सरकारें क्या करती है, चुनावी वर्ष में ढेर सारी घोषणाएं होती है। तो वैसे ही उन्होंने एक घोषणा कर दी कि भारत की जो ये समस्या है इसका स्थायी समाधान कर देते हैं। और इसके लिए क्या कर देते हैं?
साइमन कमीशन का गठन कर देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो 1929 में वहां पर चुनाव होने वाले थे और चुनाव से पहले वो इस अधिनियम की समीक्षा करना चाहते थे। अब साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927, नवंबर 1927 ये गठन है इसका, 8 नवंबर 1927। इसके अध्यक्ष सबको पता है कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। और अब यह ब्रिटेन में जैसे भारत में दो द्विदलीय शासन प्रणाली, अभी ये कौन सी है? यूपीए और एक है एनडीए, यूपीए और एनडीए है। तो ये इस तरीके की हमारे यहाँ सरकार पार्टियां हैं। ब्रिटेन में शुरू से दो प्रकार दो पार्टियां, दो कौन सी? एक लिबरल और दूसरा लेबर पार्टी और दूसरा है लिबरल पार्टी। तो लेबर पार्टी मतलब उदारवादी थे ये, और लिबरल पार्टी को हम क्या बोलते थे? अनुदारवादी। वो भारत पे शासन करना चाहते थे। और लेबर पार्टी मतलब ऐसे थी जो चाहते थे कि नहीं, भारतीयों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते थे। तो वो लोगों को लगा, ब्रिटिश सरकार को, कि भारतीयों ने इसका मतलब वहां विरोध नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक सदस्य थे लॉर्ड एटली। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड एटली। तो लॉर्ड एटली जो सदस्य थे वो लेबर पार्टी के थे और सर जॉन साइमन थे वो लिबरल पार्टी के थे। तो देखो कैसे संतुलन बनाते हैं ताकि कहीं पर भी उसका विरोध न हो। तो लिबरल पार्टी के कौन थे? सर जॉन साइमन। ये क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। और लेबर पार्टी के एक सदस्य थे उसमें कौन? लॉर्ड एटली। जब भारत आजाद होगा 1947 में तब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन भी बनता है, साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य है जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? तो कौन थे? लॉर्ड एटली, ये सदस्य थे। अब भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या करना है? इसका विरोध करना है। जैसे ये घोषणा हुई साइमन कमीशन का गठन किया गया है, ये 7 सदस्य हैं, भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कारण क्या बताया था बीच? नहीं जी, 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। तो जिन बातों पर ये विचार विमर्श भारत में आकर करने वाले थे, भारतीयों को उससे न्याय की जरा सी भी उम्मीद नहीं, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। वे भारतीयों की समस्याओं पर विचार करना है तो सदस्य कौन होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। और पूरे के पूरे कौन है इसमें? अंग्रेज। तो भारतीयों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। और विरोध भी कैसा करेंगे? समितियां बनाकर जगह जगह पर, जैसे पंजाब में अलग, बंगाल में अलग, मद्रास में अलग, बंबई में अलग, जो जहां के स्थानीय नेता है, साइमन कमीशन जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां उसका विरोध करेंगे। और साइमन कमीशन का ऐसा भी नहीं था कि दिल्ली में आएगा, बैठक करेगा और चल जाएगा, नहीं, वो भी जगह जगह पर बैठकें लेगा और विचार विमर्श करके वो निर्णय लेते कोई। तो ये तय किया कि जहां जहां जाएगा, जैसे उनका शेड्यूल था पहले से कि इस दिन यहाँ, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, तो जैसे उनका शेड्यूल था वैसे भारतीयों ने उसके विरोध का भी शेड्यूल बना दिया कि यहाँ पर पंजाब में लाला लाजपत राय विरोध करेंगे, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस विरोध करेंगे, ये पहले से तय कर लिया। लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पहले से तय कर लिया कि ये लोग इसका विरोध यहाँ से करेंगे, पहले शेड्यूल बना दिया। क्यों विरोध करेंगे? कारण बता दिए। 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिन समस्याओं पर इनको विचार करना था, भारतीयों को उससे न्याय की जरा से भी उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या इसमें कुछ दल ऐसे थे जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का
समर्थन कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है इनका समर्थन करने से हमारे पक्ष में कोई निर्णय हो जाए, देश के पक्ष में हो या न हो, उस दल के व्यक्तिगत पक्ष में कोई निर्णय हो जाए। तो ऐसे लोग होते हैं, अवसरवादी कहते हैं इन्हें, अवसरवादी कहते हैं। तो ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं मिस्टर अनिल कुमार, अवसरवादी लोग, है ना। आज भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अब इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई है, अभी भी है और समय के साथ में बने भी रहेंगे हमेशा। तो विरोध करने का निर्णय सभी ने, इसको तो दलों के नाम लिखेंगे जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो कांग्रेस तो है ही, ठीक। इसके अलावा क्षेत्रीय दल में यदि देखें तो लिबरल फेडरेशन, लिबरल फेडरेशन विरोध, लिबरल फेडरेशन, फेडरेशन, और इसके प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन यहां से उठेंगे अब ऐसे छोटे छोटे इसमें से। एक था हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। तीसरा है किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, और एक है मुस्लिम लीग। गलती यही हो जाती है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। तो समर्थन किसने किया था, ये क्वेश्चन भी बना है और बनेगा। समर्थन किसने, अरे यार समर्थन किसने किया, यहां से क्वेश्चन बना है। और 3 नाम इसमें से दे देते हैं, एक नाम इसमें से दे देते हैं, समर्थन में, विरोध में, और हम मुस्लिम लीग को उल्टे पक्ष में ले लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये हमेशा इसने कांग्रेस का उल्टा ही किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। समर्थन किया था मद्रास की जस्टिस पार्टी। ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है। मद्रास की जस्टिस पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी। क्या मद्रास में सबसे पहले जो अंग्रेज है वो वहीं आते थे और वहां पर ही उन्होंने जो यूरोपीय शिक्षा पद्धति या यूरोपीय धार्मिक प्रणाली, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी नीतियों से प्रभावित थे, उनके कार्य प्रणाली से प्रभावित थे। कई लोगों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, तो इसलिए वहां उनका समर्थन कर रहे थे ये, ठीक। तो मद्रास की जस्टिस पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, मुस्लिम लीग का विद्रोही गुट, मुस्लिम लीग का विद्रोही गुट। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, विद्रोही गुट, और उसका नाम है मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी। कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस मुस्लिम लीग के किस कट्टरवादी नेता ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। उसमें नाम दिया रहता है पहले नंबर पे मोहम्मद अली जिन्ना।
और हम मुस्लिम लीग को कैसे जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से। वो बेचारे वहां भी परेशान हो रहे होंगे कि मैंने इतना तो कुछ नहीं किया जितना मेरे नाम से रोते हैं करके। तो ये हो सकता है। तो कौन? मुस्लिम लीग का विद्रोही गुट कौन? मोहम्मद शफी। इसने उसका समर्थन किया था। क्लियर हो गया? किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया। अब हम ये भी देख लेंगे कि ये गठन तो हो गया था कब? 8 नवंबर 1927 को। गठन करने वाले थे लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बिरकेनहेड ये अनुदारवादी दल के एक प्रमुख नेता थे, जैसे अभी हमारे यहाँ है वैसे। और ये मतलब प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से आगे की कार्यप्रणाली हो। तो लॉर्ड बिरकेनहेड इन्होंने साइमन कमीशन का ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि ऐसा कोई कमीशन हम भारत में भेज देते हैं। और पहुंचा कब? ये 3 फरवरी 1928 भारत आगमन हुआ। भारत आगमन, भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927। और भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928। और कहां पहुंचा था सबसे पहले? बंबई। सबसे पहले पहुंचेंगे ये बंबई। कहाँ है? 5 कोड लिखा है उस पर। बंबई। मक्खियों को भी पता है कहाँ छुपना है ना? तो 3 फरवरी 1928 बंबई में ये पहुंचा। और पहले से ही प्लानिंग हो गई थी कि इसका विरोध कैसे करना है, क्या करना है। तो मद्रास से कर रहे थे टी प्रकाशम। यहां से सही जोड़ी बनती है। मद्रास से कौन? टी प्रकाशम। मद्रास में कमेटी बनी और विरोध करना था टी प्रकाशम के नेतृत्व में। टी प्रकाशम, मद्रास में टी प्रकाशम। लखनऊ से, लखनऊ क्या बोलते हैं इसे? नवाबों का शहर। तो स्वाभाविक सी बात है कोई नवाब ही यहां से विरोध करेगा। वो थे खली कुज्जमा। खली कुज्जमा। और यहां पे और भी थे जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत। जवाहरलाल नेहरू व गोविंद वल्लभ पंत। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भी लाठीचार्ज हुआ था। जैसे पंजाब में लाठीचार्ज हुआ था, यहां पर भी लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन ये यंग थे जवाहरलाल नेहरू उस समय, है तो इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। तो लाठीचार्ज देखेंगे यहां पर भी। लाठीचार्ज यहाँ पर भी होता। लाठियों से इनको भी यहाँ पर पिटाई हुई। लाठीचार्ज। पंजाब में लाला लाजपत राय, ये सर्वविदित है। पंजाब में लाला लाजपत राय। पंजाब में लाला लाजपत राय यहाँ पर विरोध कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय। घटना कब की? 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928। लाठीचार्ज यहाँ पर। लाठीचार्ज किसने किया था? किसी को पता है? मैंने बोला था पढ़ के आना। सैंडर्स जो है
वो पुलिस कमिश्नर थे, वहां के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन स्कॉट, जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में लाठीचार्ज हुआ था। और आदेश किसने दिया था? सैंडर्स, पुलिस कमिश्नर सैंडर्स के कहने पर जेम्स स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज किया गया, है ना। दोनों नाम याद रखना है, दोनों नाम याद रखना है। और लाला लाजपत राय जी, क्या बोलते थे इसे? लाला लाजपत राय को शेरी पंजाब, है ना, केसरी पंजाब, ये भी बोला जाता था इनको। और जो लाल बाल पाल के तिकड़ी थी, उसमें से कौन थे ये? लाला लाजपत राय। घायल हुए और ये हॉस्पिटलाइज हुए, और उन्होंने ये, उनका एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी का वार अंग्रेजों की ताबूत में कील साबित होगी। किसका कथन है ये? लाला लाजपत राय। लिख सकते हैं आप, नए स्टूडेंट जिनको पता नहीं है। वैसे लिखा सबके पास में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कॉपी में लिखना पड़ता है, हमें याद तो रहता है लेकिन कॉपी में लिखना भूल जाते हैं जब एग्जाम में आंसर लिखते हैं। तो मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी का वार अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी, ये उन्होंने कहा। और ये इसमें रिपीट करने लायक तो कुछ है नहीं, फिर भी बोल देता हूँ। लाला लाजपत राय घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और हॉस्पिटल में उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी का वार अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी, कील साबित होगी। और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हुई। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे दिए गए, श्वेत कमीशन कहा गया इसे। अनिल कुमार, आपको ही बता रहा हूं, किसी को मत बताना। श्वेत कमीशन कहा गया इसे, क्यों कहा गया? गुड, कितने समझदार हैं आप। काश थोड़ी सी समझदारी, ऐसे पीछे वालों पर भी कोई छिड़क देता थोड़ी थोड़ी। तो ये 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे क्या बोला गया? श्वेत कमीशन। 7 सदस्य कैसे थे इनके? अंग्रेज थे, तो इनको श्वेत कमीशन कहा गया। इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा, श्वेत कमीशन भारत में कब आया? तो बोलेंगे हमारे सर ने नहीं पढ़ाया है ना। बोल सकते हैं, बोलने में, इतना बोलने में किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो कथन है वो बच्चा है अपने जन्म से सीखकर आता है, बाकी सब हमें सिखाना पड़ता है। तो क्लियर हो गया है श्वेत कमीशन। तो श्वेत कमीशन आया और गया नहीं कि विरोध किया और चले गए, नहीं, अंग्रेजों ने उसके लिए भी प्लानिंग करके रखी। जैसे अभी मैं बताता हूँ ना, जैसे सीएम साहब का दौरा रहता है, किसी मंत्री का दौरा रहता है, तो कलेक्टर को पहले ही आदेश हो जाते हैं। अभी 12 तारीख को कहाँ भेज देंगे ना 12 तारीख को सीएम साहब का आगमन, तो उसके लिए कल यहाँ के कलेक्टर साहब ने इधर उधर दौरा कर लिया, हेलीपैड कहाँ आएगा, क्या होगा, पूरा जायजा ले लिया। तो वैसे उस समय भी हुआ था। तो उनको जो मार्गदर्शक के रूप में जो ड्यूटी लगाई थी, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लगाई थी। वो जो पथ प्रदर्शक के रूप में, जो साइमन कमीशन आएगा तो उसकी व्यवस्था के रूप में कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, क्या करवाना है, ये इसकी जिम्मेदारी किसको दी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी। तो वो कमीशन तो आएगा, विचार भी करेगा और अपनी सिफारिशें भी देगा। हम यहाँ तक पहुंचते नहीं है कभी पढ़ते पढ़ते, तो आज पहुंच गए हैं वहां तक। तो ये भी लिखे कि उनकी सिफारिशें क्या थी। रानी बताओ एक आध सिफारिश। चुनाव करवाना, ठीक, बहुत बढ़िया। कैसे चुनाव? 1919 के भारत शासन अधिनियम पर विचार करने के लिए आया था, तो उसी को बदलना था अपने को, उसमें कोई हेरफेर करना था। और उसमें क्या था? प्रांतों में द्विहरी शासन प्रणाली,
तो उन्होंने बोला कि प्रांतों की दोहरी शासन प्रणाली को खत्म कर देते, तो क्या करेंगे, केंद्र में लागू करेंगे, प्रांतों को क्या करेंगे, स्वायत्तता। हो गए ना 3 उत्तर, 3 पॉइंट एक ही जगह पर, ठीक है। इसी यही उनकी सिफारिशें थी। तो लिखेंगे सिफारिशें में प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करना, सिफारिशें लिख रहे हैं, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली समाप्त करना, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता व केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। एज इट इज, जैसा का वैसे ही ये भारत शासन अधिनियम 1935 में ले लिया गया, ठीक। और हमें क्या लग रहा था अभी तक, साइमन कमीशन का विरोध किया या वापस चले गए, नहीं। दूसरा अगला लिखेंगे कुल मिला के, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां। अब यूने जी सोच रहे होंगे राज्यपाल तो पहले थे ही, कहां से आएगा आस्था जी राज्यपाल, राज्यपाल थे उस समय, उस तरीके का अधिकारी नहीं था। आप दिमाग तो दिया है आपको, आप बहुत सोचते हो, लेकिन अभी नहीं सोचा आपने। गवर्नर, राज्यपाल को क्या बोलते हैं, गवर्नर। और गवर्नर कब से पद है, आपको क्या लगता है हमने बनाया है ये, बिल्कुल नहीं, ये पहले से वही लोग तो गवर्नर नियुक्त करते थे ना, है ना, बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, तो ये उन्हीं के पद थे। तो जो प्रेसिडेंसी थी तो वहां पर गवर्नर होता था, और गवर्नर के पास में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। तो वो बोलते थे कि नहीं, गवर्नर को भी कुछ विवेकाधीन शक्तियां देना चाहिए कि वो अपने स्तर पर निर्णय ले सके। क्लियर हो गया एकदम। तो हमने राज्यपाल जानबूझ के लिखवाया, जबकि वहां पर क्या होना था, गवर्नर। गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां, क्या पेपर बनाने वाले बड़े चालाकी कर देते हैं और ऐसे शब्द वहां डाल देते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है करके। तो गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां। अगला है विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए। ये तो कॉमन सा है, जब भी कोई आया है तो भारतीयों ने भी वही मांग की है और उन्होंने भी उसको पूरा किया है। विधानसभा की या विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक 1928। अब बोले अब साइमन कमीशन आया चला गया, अब पता नहीं क्या क्या लिख के ले गए, क्या सिफारिशें देंगे, तो वहां से कोई ना कोई लेटर अब आएगा ही, कोई ना कोई नियमावली बन के आएगी। तो भाई एक बैठक कर लेते कि हमें कब विरोध करना है, कैसे विरोध करना है, क्या विरोध करना है। तो जितने भी हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी मतलब मजदूर दल, ये सारी पार्टियों ने एक बैठक की, और वो कहाँ हुई थी, दिल्ली, दिल्ली सर्वदलीय बैठक। और किसके विचार से हुई थी ये भी, लॉर्ड बिरकैन हेड, लॉर्ड बिरकैन हेड, लॉर्ड बिरकैन हेड। अब हुआ क्या था यहां पर समझने की बात है इसे, कि ब्रिटिश यहां पर कुछ सुधार करना चाहते थे और भारतीय लोग उसका विरोध करते थे। तो अब वो तंग आ गए एकदम। अब उन्होंने बोला कि तुम ही अपने आप कोई बैठक कर लो और ऐसा कोई निर्णय ले लो जो सबको मान्य हो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, टाइम अरे तुम ही तय कर लो कितने बजे क्या करना है। सर हिस्ट्री पढ़ाना हो गया, मैं बोलता हूँ पढ़ाना हो गया, तो मैं बोलता हूँ आप लोग भी बता दो लिख के क्या क्या छूटा हुआ है। तो ऐसा उन्होंने भी कर दिया कि आप एक सर्वदलीय बैठक बना दो और तय कर लो कि आपकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी है। बस वो मांगे ऐसी होना चाहिए जो सबको कबूल हो। ऐसे नहीं कि कोई बोले 10 बजे और दूसरा बोले नहीं 10 बजे तो मैं खाना खाता हूँ, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बस एक बात बताओ जो सबको पसंद हो, जो आप लोगों में किसी को विरोध
न हो। तो इस आधार पर एक कमेटी बनाई, फिर एक समिति बनाई, और समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया इसमें सर्वदलीय बैठक में? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू ये अध्यक्ष थे। सदस्य भी थे इसमें, कुछ तो तत्काल में ही नियुक्त किए गए, कुछ बाद में इसमें शामिल हुए। सदस्यों में हम देखेंगे इसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू। हाँ जी बिल्कुल, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो थे ये सचिव थे। अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू और सचिव कौन थे? ये बाद में जुड़े थे, लेकिन इनको सचिव बना दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। और जो बाद में जुड़े थे नहीं, प्रमुख सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस, और बाद में जुड़े इसमें M.R. जयकर, एनी बेसेंट, M.R. जयकर, एनी बेसेंट, क्लियर हो गया? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी विजय में? हम आप बताएं। नहीं जी, हम पढ़ रहे हैं अभी नेहरू रिपोर्ट। क्या पढ़ रहे हैं? नेहरू रिपोर्ट। देखो, सर्वदलीय बैठक बुलाई और फिर उस बैठक में क्या किया? एक समिति बनाई और उसका अध्यक्ष किसको बनाया? पंडित मोतीलाल नेहरू को, और ये सदस्य बनाए। और इस समिति ने जो रिपोर्ट दी वो क्या कहलाती है? नेहरू रिपोर्ट। और ये कब आई थी? 1928 या जुलाई 1928। नेहरू रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखेंगे अब अपन, रिपोर्ट ये आई है जुलाई 1928 और ये फरवरी 1928। विचार विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक बनी फरवरी 1928 में, और उनकी रिपोर्ट कब आई? जुलाई 1928 में। और उन्होंने एक तरीके का संविधान दे दिया, इसे मिनी संविधान कह रहे थे उस समय। भारत का प्रथम संविधान भी इसी को कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट को। और जो नेहरू रिपोर्ट जो जुलाई 1928 में आई थी, इसमें 22 अध्याय थे, 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद, 87 अनुच्छेद। क्या था इसमें? अध्याय कितने बताएं? अध्याय 22 और अनुच्छेद या धाराएं कितनी थी? 87 इसमें अनुच्छेद थे। याद रखना, ये बराबर अनुच्छेद थे। अब पूरी तो बात नहीं करेंगे हम कि 87 धाराएं क्या थी, क्योंकि याद वही रखना है जो हमारे काम का हो, है, चाहे एग्जाम के दृष्टिकोण से या जीवन के दृष्टिकोण से। ज्ञान प्राप्त करने के दो ही तरीके होते हैं, परा और अपरा। क्या होता है परा? कौन सा दिन था अभी? उस दिन मैंने खूब समझाया था आप लोगों को, गुरु पूर्णिमा है ना। परा और अपरा। परा मतलब साहित्यिक, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो हम एक दूसरे को सिखाते हैं। और अपरा मतलब समय, परिस्थिति, देश काल, वातावरण, ठोकर, इससे जो हम सीखते हैं वो क्या है? अपरा, जो हमें खुद ही सीखना पड़ता है। यदि चलते चलते ठोकर लग जाए तो हमें पता चल जाता है कि नीचे देख के चलना चाहिए। तो ये जो ज्ञान मिलता है ये क्या कहलाता है? अपरा। ये अपरा कहलाता है। तो चाहे हमें किताबों से मिले या परिस्थितियों से मिले, जीवन से मिले, घटनाओं से मिले, दोस्तों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, परिवार से मिले, याद वही रखते हैं जो हमारे काम का हो। तो वैसे ही हम इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, 2-4 बातें पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें हम इधर लिख लेते हैं। 2-3 बातें था, आप लोग ही नोट कर लो। तो डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा,
डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? जैसे भारत शासन अधिनियम 1947 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो पहली शर्त यही थी, भारत को दो अधिराज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन, तो अधिराज्य ही डोमिनियन स्टेट कहलाता है कि शासन प्रणाली सब कुछ आप रहोगे, लेकिन एक व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का नियुक्त रहेगा और उसके अनुसार आप काम करोगे नियंत्रण में, ठीक। तो वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा रहेगा। साथ में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, यही बात उन्होंने भी की थी। किसने? साइमन कमीशन ने भी यही बोला था। तो केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी। क्या केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी हो। मौलिक अधिकार, सबसे पहले मौलिक अधिकार यदि भारत में शामिल किए गए हैं तो वो है नेहरू रिपोर्ट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानून के समक्ष समानता, कानून की समक्ष समानता, और भी ऐसी ढेर सारी बातें रही होगी, हमने जो महत्वपूर्ण है वो बातें नोट कर ली। तो ये नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बातें पहुंचा दी वायसराय के पास में, वायसराय ने ले भी लिया, और इससे पहले कि वो बात करते कुछ, कोई बोलता कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, और जबकि शर्त क्या थी? ऐसा संविधान बना के दो जिसका कोई विरोध न करे। और वही बात हुई जिसका नाम आप लोगों को याद है, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना साहब अपने 14 सूत्री मांगे लेकर चले गए। उनको ऐसा लगा कि इस संविधान में सांप्रदायिकता कूट कूट कर भरी हुई है, और उन्होंने ये लगाया कि इसमें सिर्फ हिंदुओं के हितों की बात की है, मुसलमानों के हितों का इसमें जरा सा भी ध्यान नहीं रखा गया। जबकि 1909 में ही ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया है क्या? हाँ, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन 1909 में ही दे दिया था, और आपने 1928 में भी आकर इसमें नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं किया। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं रखा। भाई वो नेता है, उस समाज के नेता है, तो नेता की जिम्मेदारी बनती है अपने समाज का ख्याल रखना, और अपने समाज का ख्याल न रखे तो फिर नेता लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी थी उस समय, तो उन्होंने अपने 14 सूत्री मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, तो नेहरू रिपोर्ट अपने आप ही फेल हो गई है, क्योंकि अब उसका विरोध हो रहा है। अब पढ़ेंगे, ये क्लियर हो गया नेहरू रिपोर्ट, सर्वदलीय बैठक और नेहरू रिपोर्ट क्लियर। इवने जी चॉकलेट खा के यहाँ चिपका है क्या? नहीं, मक्खी यहीं पर बैठ रही है 5 पे 8 पे, देख लेना जरा ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे 14 सूत्र, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, 14 सूत्री फार्मूला, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का 14 सूत्री फार्मूला, और ये भी 1928 14 सूत्री फार्मूला। क्या था इसमें? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इन्होंने अपना 14 सूत्री मांगे रखी थी। कुछ महत्वपूर्ण मांगे यदि हम देखें तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन,
ऐसे ही नोट कर लो, पहले से हमने पढ़ा हुआ है इसे। मुस्लिम लीग की जो प्रमुख मांगे थी वही इसमें थी और कहीं कुछ नहीं इसमें। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, केंद्रीय एवं दूसरी जो डिमांड थी उनकी, केंद्रीय एवं प्रांतीय मंडलों में, प्रांतीय मंत्रिमंडलों में लिखेंगे, सॉरी, केंद्रीय एवं प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व केंद्रीय एवं प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, 1/3 प्रतिनिधित्व। तीसरा, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन। और लास्ट वाला लिखेंगे, शासकीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण, शासकीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण। क्लियर हो गया? ये क्या है? जिन्ना की 14 सूत्री मांग कब आई थी? ये नेहरू रिपोर्ट के बाद, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये आई थी। अब जो हमारा सबसे मुख्य टॉपिक है जिसे आज हमें पढ़ना था उसकी शुरुआत करेंगे। हमें धीरे धीरे बढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। और इसकी शुरुआत होगी लाहौर अधिवेशन से। कैसे होगी? लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन और है 31 दिसंबर 1929। कहां पर हुआ ये? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। अनिल कुमार सोच रहे होंगे कि तट पर सुबह सुबह हुआ होगा फिर, है ना? क्योंकि नदी के तट पर सुबह सुबह जाता है अनिल, तो उनको ऐसा लगा होगा कि रावी नदी के तट पर सुबह होगा, क्योंकि स्नान करने के लिए सुबह ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कब हुआ था? मध्य, कब हुआ था? मध्य रात्रि में। बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इस अधिवेशन का, लाहौर अधिवेशन का। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजनीतिज्ञों में सुकुमार कहा जाता है इसे, राजनीतिज्ञों में राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि युवा ब्रिगेड में थे। उस समय क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, गोविंद वल्लभ पंत, ऐसे युवा लीडर जो है वो राजनीति में आए थे। और पहले के जैसे 1920 में देखा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु, 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो एक पीढ़ी जो है वो जा चुकी थी। और यंग ब्रिगेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह, ऐसे लोग जो युवा जो है उनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर थी। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? राजनीतिज्ञ राजकुमार कहा जाता था। और वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो अब नरम वाली जो परंपरा है फिर से खत्म होते जा रही थी। अब जो स्वशासन की बात कर रहे थे, अब उस डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। अब 1928 में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, उन्होंने मिला नहीं उनको। ठीक है। तो ये जो मांगे थी, अब बोल रहे थे अब ये देंगे भी तो भी हम नहीं, अब ये देंगे भी तो हम नहीं देंगे। अब हमें क्या चाहिए? स्वशासन नहीं, स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसलिए यहां से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, नया मोड़ यहां से आ जाता है। और रावी नदी के तट पर, और इनका फेमस है ऐतिहासिक भाषण, ऐतिहासिक भाषण, ऐतिहासिक भाषण। एक लीडर है जर्मनी में जिनने जन्म लिया था, और
विचारों को मान्यता दी गई थी रूस में। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ? किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं पता। कार्ल मार्क्स है ना। कार्ल मार्क्स जन्म कब हुआ इनका? जर्मनी। लेकिन उनके विचारों को मान्यता कहाँ मिली है? रूस में। वहां से तो उनको देश निकाला दे दिया था और उन्होंने आके शरण कहाँ ली थी? रूस में। तो उनकी एक बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल। और क्या बोला है? दुनिया के मजदूरों एक हो जा, एक हो जा। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अपनी बेड़ियों के अलावा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये उन्होंने संदेश दिया था और उनकी बुक है दास कैपिटल। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वाली जो बात आई है वो वहीं से उठी है। भारत में भगत सिंह समाजवादी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे। तो उनके विचारों से पुष्ट होता हुआ ये आंदोलन था। तो उनके बारे में ये लिखा गया है कि जितना कार्ल मार्क्स ने लिखा है उससे हजारों लाखों गुना कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा गया। तो ऐसे ये उनका ऐतिहासिक भाषण उन्होंने तो एक बार दिया है, उन्होंने एक बार दिया है, लेकिन हर 15 अगस्त हर 26 जनवरी में इस भाषण को दोहराया जाता है। कितनी बार कितनी जगह सभाएं होती होगी और हर बार हर भाषण में इस भाषण का जिक्र किया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का संकल्प दिया था। मतलब इतना महत्वपूर्ण फेमस जो है वो ऐतिहासिक भाषण माना जाता है और उसमें लिखा है, बोला था उन्होंने। उसे 2-3 बातें उसके नोट भी करेंगे कि आज हमारा एक लक्ष्य है, आज हमारा एक लक्ष्य है और वह है स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता। हर व्यक्ति आज से अपने आप को स्वाधीन समझे, हर व्यक्ति अपने आप को आज से स्वाधीन समझे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। मैं एक समाजवादी व गणतंत्रवादी हूं। राजाओं व नरेशों के, राजाओं व नरेशों के वो उनकी व्यवस्था में, राजाओं व नरेशों में व उनकी व्यवस्थाओं में मेरा कोई विश्वास नहीं, मेरा कोई विश्वास नहीं है। क्लियर हो गया? ये पूरा भाषण नहीं है, भाषण के कुछ अंश हैं जो महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे। तो ये कैसे पता? फिर उन्होंने खुद ने बोला, लिखा मैं समाजवादी हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं, राजाओं और नरेशों में भी मुझे विश्वास नहीं है और उनकी जो व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, उसमें भी मेरा विश्वास नहीं है। ये उनके भाषण के अंश। तो अब क्या उनके निर्णय थे, इसमें क्या निर्णय लिए गए, ये भी महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन तो इतना तो सबको पता है हमें कि 31 दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जनसभा को संबोधित किया था और कहा था कि आज से सब अपने आप को स्वाधीन समझे, हमारा एकमात्र लक्ष्य स्वाधीनता है। ये अब निर्णय क्या लिए थे? नेहरू रिपोर्ट को निरस्त करना। नेहरू रिपोर्ट को निरस्त करना, नेहरू रिपोर्ट को निरस्त करना। यह क्वेश्चन बन जाता है, बन सकता है। किस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया था? किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। वो जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेट की बात थी, बोले कि अब हमें ये नहीं चाहिए। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट को निरस्त करना। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव,
पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। अरे यार बोर्ड खराब हो रहा है, इससे जोर लगा के लिखना पड़ता है। कहाँ है आप लोगों की बड़ी बड़ी आंखें हैं, देखा करो। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव वो इसमें लेके आए थे 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय कि 26 जनवरी 1930 को हमेशा जो है स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। मतलब ये 31 दिसंबर को ये निर्णय नहीं लिया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए इसको भी नोट कर ले कि ये निर्णय लिया था 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को ये निर्णय लिया था। अधिवेशन जो है एक ही दिन नहीं चलता, 2-3 दिन चला था। शुरुआत उसके 31 दिसंबर को हुई थी, लेकिन 2-4 दिन चला था। तो ये निर्णय कब लिया? 2 जनवरी 1930 को, कि 26 जनवरी को, नहीं तो क्वेश्चन बन जाए और उसमें हम 31 दिसंबर 1929 ही करें। वो कब है? 2 जनवरी 1930 को। अब यदि हमने टाइम दिया, एक अल्टीमेटम है ये 26 जनवरी तक का, है ना? किसको दिया था ये? ब्रिटिश सरकार को। और ब्रिटिश सरकार को एक मिठाई का डब्बा तो है नहीं जो उठा के हमको दे देगी, है? तो वो आनाकानी तो करेगी, तो उसके लिए हमें तैयार भी रहना है, तैयार भी रहना है। तो क्या करना है उसके लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यही क्वेश्चन बन जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? लाहौर अधिवेशन में। सीधा सा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया और स्वीकृत कब किया गया? नागपुर के नियमित अधिवेशन में। राव विजयाचार्य, ये यही नाम बताया था, हाँ, विजय राघवाचार्य, ठीक। वो उन्होंने अध्यक्षता की थी। और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की लाला लाजपत राय, ठीक। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया गया। ये बोल उसी समय चर्चा हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से तो हमें स्वाधीनता देगी नहीं, लेकिन इसके लिए हमें कोई बड़ा कदम, ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। क्लियर हो गई बात? ये कहां पहुंच गया अपन? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के बाद हम अगला कदम बढ़ाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले ही बोल देना, जैसे मैं भी बोलता हूँ, आप लोगों से बोलते रहता हूँ, भाई कभी छुट्टी पे जाना हो तो मुझे एक मैसेज कर दिया करो। कभी करते हैं, कोई कोई नहीं करता है। लेकिन यदि बोल दिया कि सर हम नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ बर्थडे, अब जब पता है कि मैं इन सब चीज़ों पे छुट्टी देने का इच्छुक नहीं रहता, मुझे शादी में जाना है और आप लोगों ने ईमानदारी से बोल ही दिया, तो मैं मना तो करता नहीं हूँ किसी को। आज तक कभी किसी को बोला कि मैंने नहीं बिल्कुल नहीं जाओ, कभी नहीं बोलता। तो वैसे इन्होंने भी निर्णय लिया था कि हमें कानूनों को तोड़ना है, उल्लंघन करना है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से नहीं, विनम्रता पूर्वक, बोलते हुए, गांधीगिरी करते हुए कि हम आपके निर्देशों का पालन बिल्कुल नहीं करें। तो इसे बोला गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930, फरवरी 1930 कांग्रेस कार्य
कार्यकारिणी की बैठक, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। कहां पर हुई है? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कार्यकारिणी की बैठक हुई। गांधी जी वहीं पर थे। और कौन लेके गए ये प्रस्ताव उनके पास में? रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन भी बनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ये प्रस्ताव लेके गए थे कि महात्मा जी, गांधी जी, आपको ये आंदोलन चलाना है, ये नेतृत्व तो आपको ही करना है। जैसे 1920 में आपने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसी तरीके के साथ में और उससे भी अधिक जोश में इस आंदोलन को हमें चलाना, ये प्रस्ताव उनके पास में लेकर गए थे। गांधी जी तैयार भी थे, बोले ठीक है, हम चलाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो नेतृत्व करता होते हैं, पब्लिक उन्हें बड़ी प्रिय हो, पब्लिक आसपास खड़ी हो तो वो युवा है, यंग है, स्वस्थ है, और पब्लिक उन्हें छोड़ दे तो वो वृद्ध है, बीमार है। तो जैसे उनके पास में प्रस्ताव पहुंचा, वो खुश, ठीक है, प्लानिंग भी तैयार कर ली। लेकिन एक महापुरुषों की एक खासियत होती है, परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने सिद्धांतों को वो समय के अनुसार बदलते नहीं। तो उनके पास प्रस्ताव गया, उन्होंने बोले, सहमति भी व्यक्त की, ठीक है हम ये काम करेंगे, लेकिन हमें आजादी किससे लेना है? क्या अंग्रेजों को ये पता है? बोले नहीं। तो बोले उनको पहले हम अपना विचार दे देते हैं कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, क्या आप हमारी मांगों को पूरा करोगे? यदि कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं कर सकते हो तो फिर हम ये आंदोलन करेंगे। तो उस समय लॉर्ड इरविन, वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। और इनके सामने उन्होंने 11 सूत्री मांगे थी, 11 सूत्री मांगे। वो एक अखबार निकालते थे, किसी को पता है क्या अखबार का नाम? 11 सूत्री अखबार। इंडियन ओपिनियन नहीं बोल सकते हैं। इंडियन ओपिनियन कहाँ निकालते थे वो? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो यह क्या जंग इंडिया, बहुत ही शानदार, ताली बजाएं आपके लिए, सब लोग ताली बजा रहे हैं। आपको सुनाई आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमारे सामने जो बैठे हैं वो लोग भाव शून्य हैं, मुस्कुराते नहीं आता, उनको ताली कहां से बजाएंगे? अरे अभी तक नहीं बजाई आप लोगों ने, बेचारे इतनी मेहनत से बोला है तो सुनाई आना चाहिए, है ना? कल भी बताया था कि एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है लोगों को। तो 11 सूत्री मांगे यंग इंडिया में, उन्होंने जो मैगजीन थी उनकी, पत्रिका थी, यंग इंडिया में उनकी प्रकाशित हुई, और उनको समय दिया कि आप हमारी ये मांगे पूरी कर लेते हैं तो फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। यदि ये मांगे पूरी कर लेते हो तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। अब उन्होंने अपनी मांगे यंग इंडिया में प्रकाशित की, लॉर्ड इरविन के नाम से, वायसराय के नाम से, और 2-4-8 दिन उन्होंने इंतजार किया। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई बड़े आदमी हैं, पूरा देश उनको संभालना है, कितने लोग उनसे मिलते जुलते होंगे, हो सकता है उन्होंने अखबार न पढ़ा हो, अखबार पढ़ने का उनको समय ही न मिला हो। तो उन्होंने इस बात को छोड़ दिया और बोले कि नहीं, अब हम व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात कर लेते हैं। भाई हो सकता है अखबार उन्होंने न पढ़ा हो, या हमारी भाषा शैली ऐसी हो जो उनके समझ में ना आई हो, तो हम स्वयं उनसे मिलते हैं और बात कर लेते हैं, हमारी ये मांगे हैं। कुछ उनको कंफ्यूजन हो तो वही स्पष्ट भी कर देंगे,
और हो सकता है वो हमारा ही इंतजार कर रहे हो, भाई ये लोग इतने बड़े हो गए क्या कि हमसे मिलने भी नहीं आ सकते। जैसे कोई शादी का कार्ड भी है ना, किसी दूसरे के हाथ में भिजवा देते तो हम जाना पसंद नहीं करते वहां पे, और खुद लेके आते तो बोलते नहीं यार वो इतनी दूर से खुद आया था तो अब जाना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा कोई इंतजार कर रहे हो हमारा। तो गांधी जी वहां गए तो उनको बात भी नहीं की उन्होंने, उनकी जो मांगे थी उसको पढ़ा भी नहीं और ऐसा रख दिया। तो अब इनको ऐसा लगा कि नहीं यार अब तो हमें आंदोलन चलाना ही चाहिए, अब आंदोलन चलाना ही चाहिए। ठीक, तो 11 सूत्री मांगे कौन सी थी हम उसे भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली मांग थी उनकी सैन्य खर्च में, सैन्य खर्च में कटौती। कितनी? 50%। सैन्य खर्च में कटौती। उनका कहना था भारत एक गरीब देश है, गरीबों का देश है, किसानों का देश है, और तुम इतनी बड़ी सेना रखते हो, सेना की जरूरत तुम्हें है, हमें थोड़ी है, और तुम्हें रखना है तो रखो भाई, तो उसका खर्च तो कम करो, हमारे ऊपर तो मत थोपो। तो उन्होंने बोला कि सैन्य खर्च में 50% कटौती की जाए। भू राजस्व में 50% कटौती, भू राजस्व में 50% कटौती। भू राजस्व कम किया जाए। अकाल पड़ रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हो, और आप लोग बढ़िया कोट पैंट पहनते हो और हमारे पैसों से पहनते हो। वो भी तुम्हें पहनना है तो पहनो, लेकिन अपने देश से लेके आओ, हमारे यहाँ के लोगों का शोषण क्यों कर रहे हो। तो भू राजस्व में 50% कटौती की जाए। उच्च अधिकारियों के वेतन में 50% कटौती। हमारे पास में खाने को पैसा नहीं है, और आप अपने अधिकारियों को इतना वेतन देते हैं, और कहाँ के राजस्व से? भारत के। ब्रिटेन का पैसा खर्च नहीं करते हो आप, तो भाई ये वेतन में भी कमी करो जरा सा। क्लियर होगी तीनों बातें। फिर है आयातित वस्तुओं पर संरक्षण, आयातित वस्तुओं पर संरक्षण कर। आयातित वस्तुओं पर संरक्षण कर क्या होता है? जैसे डंपिंग पढ़ाया था मैंने एक दिन इकोनॉमिक्स में। डंपिंग, विदेशी वस्तुएं जब किसी देश में सस्ते कीमत पर बेचने लगा है तो उसे क्या बोलते हैं? डंपिंग। और उस देश को, जिस देश में वो वस्तुएं आई हैं, उसे यदि वो डंपिंग से बचना है तो क्या करना है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना है। तो उसके ऊपर ज्यादा ऊंची दर से टैक्स लगा दो। जितनी छूट उन्होंने अपने देश में दी है यहाँ पे बेचने के लिए, उससे ज्यादा टैक्स हम यहाँ लगा दो, तो वो क्या हो जाएगी? अपने आप ही महंगी हो जाएगी, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो बोले कि आप ऐसा करते नहीं हो। एक तो आप यहाँ से पूरा कच्चा माल खरीद लेते हो, तो भारतीय दस्तकार है, इनको कच्चा माल मिलता नहीं। कच्चा माल फिर इनको ऊंची कीमत पे खरीदना पड़ता है, और फिर ये बनाते हैं तो इनकी कीमत वैसे ज्यादा होती है, और आप ऊपर से इनके ऊपर 4% टैक्स लगा देते हो, तो महंगी वस्तुएं और महंगी हो जाती है। कच्चा माल ब्रिटेन वालों को सस्ते में मिलता है, सस्ती लागत आ गई वहां पर। अब वहां से यहाँ आ गए, आपने टैक्स भी नहीं लगाया, तो और कम कीमत में बिक रही है यहाँ पर, तो हमारा माल खरीदेगा कौन? तो आप हमारे उद्योगों को बचाने के लिए आप विदेशी वस्तुओं पर संरक्षण शुल्क लगाए। क्लियर हो गई ये बात कि आयातित वस्तुओं पर संरक्षण कर लगाया जाए। नमक, करों में कमी व नमक बनाने का अधिकार। देखो, ब्रिटिश सरकार उस समय जो वस्तुएं थी वो एक तरीके से, वो जो दौर था वो निर्वाह अर्थव्यवस्था कहता है। निर्वाह अर्थव्यवस्था, किसान के पास में 1 एकड़ खेत होता था तो उसमें भी मिर्ची धनिया सब लगा देता था, कि वो चाहते थे कि सारी चीजें हमारे खेत में ही हो जाए। और तेल की जरूरत तो उनको दीपावली पे होती थी, दशहरे पे होती थी। त्योहार इसलिए बनाए जाते थे ताकि खीर पूड़ी वगैरह वो खा सके, त्योहार इसलिए मनाए जाते थे। बाकी लोग वही वही जो उगाते थे वही खा लेते थे, कहीं कुछ विशेष जरूरत नहीं थी।
लेकिन नमक एक ऐसी चीज थी जो उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता था, और सरकार, ब्रिटिश सरकार इस कमजोरी को जानती थी, वो उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे। उसकी दुकानें होती थी और लोगों के ऊपर प्रतिबंध रहता था कि आपको नमक कहाँ से खरीदना है, उस पर्टिकुलर उसी दुकान से खरीदना है, उतनी कीमत पे ही खरीदना है। तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे। अब नमक एक जरूरत की चीज है, कोई भी व्यक्ति नमक ही खरीदता था, कपड़े खरीदे या ना खरीदे, लेकिन नमक जरूर खरीदता था। और ब्रिटिश सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। क्योंकि गुजरात है, राजस्थान है, ये ऐसे एरिया थे जहां पर नमक की चट्टानें पाई जाती थी, खारा जल पाया जाता था जहां से वो नमक बना सकते थे, लेकिन भारतीयों के ऊपर नमक बनाने के ऊपर प्रतिबंध भी था। तो गांधी जी ने ये बोला कि यार ये तो नमक करो में कमी कर दो, और अपने स्वयं के उपयोग के लिए तो कम से कम नमक बनाने की अनुमति दे दो। भाई हम विदेशों में निर्यात नहीं करेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, लेकिन अपने उपयोग के लिए तो नमक बनाने की अनुमति दे दो। तो ये भी मांग उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। भारतीय समुद्र तट भारतीयों के लिए, भारतीय समुद्र तट का उपयोग भारतीयों के लिए। अब जो भारतीय समुद्र तट, चाहे कोरोमंडल तट की बात हो, कलकत्ता की बात हो, बॉम्बे की बात हो, ये जो समुद्र तट जहां से विदेशी जहाज आते थे, और विशेष रूप से ब्रिटेन वाले, तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, और भारतीय लोगों के जहाज है उनके ऊपर टैक्स लगता था। तो बोले भारतीयों के लिए तो कम से कम फ्री हो, आप उनके ऊपर टैक्स लगाओ। तो ये भी उनकी एक मांग इसमें रखी थी। फिर है मद्य निषेध, ये बड़ा मद्य निषेध, ये वो गुनाह है जिसके दुष्परिणाम कितने होंगे, कितने लंबे समय तक चलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। मतलब इतने बड़े गुनाह है ये मद्य निषेध, शराब पीना या कोई भी नशा करना, उसके कारण ढेर सारे अपराध हो जाते हैं। उस अपराधों के कारण जो सामने, जैसे मान के चलो कि दो लोगों का झगड़ा हुआ, एक शराबी था, उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई, एक मजदूर बेचारा सीधा साधा मजदूरी करके आ रहा था और उसको ठोक दिया, उसकी डेथ हो गई। बच्चे उसके घर में है, बीवी है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे जेब कतरे बनेंगे आगे चल के, कोई भी घटना आगे तक 2-4 पीढ़ियों तक उसका गुनाह उनको भुगतना पड़ सकता है। तो बोले कि मद्य निषेध जो है, इसके ऊपर आप वहां से फ्रांस से, ब्रिटेन से, कहां से शराब लेके आते हो, और हाँ, और यहाँ बड़े लोगों को पिला देते हो। उसकी देखा से कि जो छोटे लोग हैं वो करते हैं, शराब बनाते हैं, आप लोगों को तो टैक्स मिल जाता है, लेकिन हम लोगों की खून पसीने की कमाई खराब हो जाती है, पीढ़ी नष्ट हो रही है। तो आप इसके ऊपर भी कोई कठोर कानून बनाओ ताकि लोग बाग नशा वगैरह न करें। ठीक, तो मद्य निषेध इनकी एक मांग थी। सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार, सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति, सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति। नमस्कार। अब क्या है, ब्रिटिशर्स जो थे, चाहे अधिकारी हो, व्यापारी हो, जो भी हो, उनके पास में हथियार होता था, और भारतीयों के पास में हथियार नहीं होते थे, अपनी सुरक्षा के लिए भी नहीं। इनके पास में ऐसा कुछ मिल जाए तो कानूनी कार्यवाही हो जाती थी। तो गांधी जी का कहना था कि भाई ये तो अन्याय है, भाई हमें लाइसेंस तो दो कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की जान लेने के लिए, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तो हम हथियार रख सके। तो ऐसी अनुमति हमें देना चाहिए। रुपए का विनिमय, रुपए का विनिमय, विनिमय को हम विदेशी विनिमय हम बोल सकते हैं, रुपए का विनिमय, क्योंकि भारतीय रुपया भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान क्या है? ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, वो भारतीय मुद्रा के रूप में पहचान। तो नहीं, भारत की भी तो मुद्रा है, तो भारत की रुपया ही विदेशों में पहचान बने, और जो भी लेन देन होता है विदेशों में तो काय में होना चाहिए, रुपए में होना चाहिए। ये भी उन्होंने एक मांग रखी थी। गुप्तचर विभाग, गुप्तचर
विभाग जनता के हक, जनता के हक। अब ये जो गुप्तचर विभाग आपका है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, किसी को गोपनीय जानकारी भी ले रहे हैं, तो ये भी नियंत्रण में होना चाहिए। और लास्ट जो मांग थी जिसके ऊपर बहुत अधिक आपत्ति भी उठाई जाती है, और वो है राजनीतिक बंदियों की मुक्ति। राजनीतिक बंदियों की मुक्ति, राजनीतिक बंदियों की मुक्ति। घटना कब की है ये? 1930 की, 1930 की। ठीक। अब उस समय 3 सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, जो असेंबली बम कांड हुआ था उसके आरोप में जो है वो बंदी बनाए हुए हैं। पब्लिक जो है वो मांग कर रही है उनको छोड़ दिया जाए। अब यह क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने राजनीतिक बंदियों की मुक्ति की बात की। राजनीतिक बंदी मतलब ऐसे बंदी जो किसी धरना प्रदर्शन के आधार पर, इसके आधार पर जिन्हें गिरफ्तार करके रखा है, लेकिन जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, हत्या का, चोरी का, डकैती का, ऐसे लोगों को मुक्त नहीं करना है, पर जिनके ऊपर कोई प्रकरण नहीं है, सिर्फ असहयोग आंदोलन या ऐसा कोई आंदोलन चला, साइमन कमीशन का विरोध किया है, तो इसके समय में जिनको गिरफ्तार करके रखा है उनको तो मुक्त कर दो। तो लगभग आज भी गांधी जी के इस नीति के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई वो चाहते तो इस आंदोलन में इन तीनों लोगों की रिहाई की भी मांग कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने नहीं किया। तर्क भी देते हैं इसमें कि उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी, इस विषय में बात भी की थी, लेकिन उन्होंने तो ये जो वायसराय थे उनकी, चंद्रशेखर आजाद ने उसी समय जब ये मांगे रखी जा रही थी, उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने वो जिस ट्रेन से जा रहे थे उस ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की। तो वो जो है लॉर्ड इरविन जो थे वो इन बंदियों के बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने उस मांग को जो है इसमें शामिल नहीं किया था, सिर्फ राजनीतिक बंदियों की उन्होंने बात की। तो ये 11 सूत्री मांगे जो है गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखी, पहले अपने अखबार में प्रकाशित किया, और फिर सोचा कि इन्होंने हो सकता है वो पढ़ा ना हो, तो उन्होंने स्वयं मुलाकात की, और उसके बाद में भी जब उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई, जो रिस्पांस उनको चाहिए था वो नहीं मिला, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी दांडी मार्च से। दांडी मार्च, और दांडी मार्च गुजरात में समुद्र तट पर स्थित एक स्थान है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, और इसको कंटिन्यू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को।